नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है द मेटाफिजिकल पोइट्स। मेटाफिजिकल मीन्स बियॉन्ड द फिजिकल। जब हम फिजिकल से थोड़ा परे निकल जाएं, थोड़ी बियॉन्ड बात करें, उसे हम मेटाफिजिकल कहते हैं। और ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे, ये एक्चुअल में बियॉन्ड फिजिकल चले गए थे। ठीक है, ये साइंस की, मैथमेटिकल की, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके ये कहीं ना कहीं जो नेचुरल पोइट्री हमारी रहती है उससे थोड़ा सा ये परे निकल गए थे। ठीक है, इसीलिए इन पोइट्स को मेटाफिजिकल पोइट्स कहा जाता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि लेट 16th और अर्ली 17th सेंचुरी के दौरान एलिजाबेथन पोइट्री जो थी, उसकी कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंस थी वो थोड़ी कम होती गई थी और लोग जो थे एलिजाबेथन पोइट्री में इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, इसी टाइम पे जो कुछ राइटर थे, कुछ ऐसे राइटर थे जिनका स्टाइल अलग था, पैटर्न अलग था, आइडियाज़ अलग थे, और जो कि इमिटेट नहीं कर रहे थे क्लासिकल स्टाइल को, जिसमें कि हम फोकस करते हैं कि पोइट्री का जो मेन काम है वो कहीं ना कहीं डिलाइट करना है। ठीक है, तो ये उन चीज़ों से थोड़ा अलग चले गए थे, थोड़ा आगे चले गए थे। प्लेटो ने कहा था कि पोइट्री का जो मेन काम है वो इंस्ट्रक्ट करना है, जबकि एरिस्टोटल ने कहा था कि ठीक है, पोइट्री को प्रीच करना चाहिए, लेकिन जो पोइट्री का मेन ऑब्जेक्ट है वो है डिलाइट करना। लेकिन मेटाफिजिकल पोइट्स ये दोनों की किसी की बात से भी सहमत नहीं रखते थे। ठीक है, उन्होंने अपने काम को, अपने पोइट्री को, अपनी पोइम्स को थोड़ा क्यूरियस बनाने की कोशिश करी, थोड़ा अलग से पेश करने की कोशिश करी। तो ये थोड़े अलग आइडियाज़ के साथ आए थे, थोड़ा साइंस के ऊपर, थोड़ा फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड ये पोइट्री लिखते थे। लेकिन अपनी एज के जिस टाइम पे इन्होंने पोइट्री लिखी थी, उस टाइम पे लोगों ने इनको उतना अच्छे से समझ नहीं पाए थे लोग इनको। ठीक है, इसीलिए ये अपने जीवन काल में उतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे। लेकिन लेटर ऑन व्हेन पीपल गोट टू नो कि हाँ, उनका आइडियाज़ जो थे, जो लोग उसको समझे, मॉडर्न एज में जाके, विक्टोरियन एज में जाके, जब लोगों ने उनकी उनके स्टाइल को समझा, उनके पैटर्न को समझा, उनकी जो थॉट थे, जो एक्शन थे, उनको समझा, तब जाके लोगों ने उनको प्रेस करना शुरू किया। तो जीवन के बाद इनको जो है वो फेमस हुए हैं ये, उससे पहले ये उतने फेमस नहीं थे। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़े से हिस्टोरिकल फैक्ट्स जान लेते हैं इस एज के, जो कि इम्पोर्टेंट है। विलियम ड्रमंड जो एक स्कॉटिश राइटर थे, उन्होंने ये टर्म कॉइन करी थी, मेटाफिजिक्स। जॉन ड्राइडन ने फर्स्ट टाइम मेटाफिजिक्स वर्ड्स को यूज़ किया था इस तरह की पोइट्री के लिए, जब उन्होंने कहा था डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। The metaphysical school of poetry as a group has been formed by Samuel Johnson. He considered Abraham Cowley far better than John Donne, while the rest of the world believed that John Donne was unmatched. There is a quotation by Samuel Johnson where he says that Donne was first in certain things. There is a quotation by John Dryden also where he says that Donne must be a great poet, but he is not a great writer. तो दोस्तों, अब जो है थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस पोइट्री के थे, मेटाफिजिकल पोइट्री के, उनको जो है वो जान लेते हैं। ठीक है, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल आपको इनके नाम पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा डिटेल आपको रिक्वायर्ड नहीं है। जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है नोबल थॉट एंड एक्शन, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कंसीट्स, थर्ड पे नॉलेज, फोर्थ पे यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, फिफ्थ पे अनकन्वेंशनलिटी, एंड देन सिक्स पे आर्किक यूज ऑफ लैंग्वेज। अब अगर हम नोबल थॉट और एक्शन की बात करें तो उनके जो थॉट्स थे वो बहुत ही यूनिक थे, बहुत ही अलग थे। वॉल्टर स्कॉट ने कहा भी था, एज एलिजाबेथन्स हैड प्लेड विद वर्ड्स, मेटाफिजिकल प्लेड विद थॉट्स। अब्राहम कोले एक ऐसे राइटर थे हु हैज़ कंपेयर्ड लवर्स हार्ट विद ए हैंड ग्रेनेड। ठीक है, तो आप सोचिए, कोई ऐसा राइटर जो है वो जो लवर का जो दिल है, एक जो प्रेमी का दिल है, उसे हैंड ग्रेनेड से, एक बंदूक से कंपेयर कर रहा है। तो किस तरीके से कंपैरिजन इन्होंने करे हुए थे। ठीक है, तो इनका जो नोबल थॉट था, वो थॉट जो था वो नोबल्स थे, बिल्कुल अलग था काफ़ी लोगों से, और ये एक्शन में बिलीव करते थे। ठीक है, तो काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग था इनको, जो पोइट्री को लिखने का और पोइट्री का जो आइडियाज थे उसके बिहाइंड। ठीक है, सेकंड जो बात रहती है वो है फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कंसीट्स। ठीक है, तो कंसीट्स जो है वो रहती हैं फार फिश्ड इमेजरीज। ओके, सो फार फिश्ड इमेजरीज मीन्स ये बहुत ही अलग तरह की इमेजरीज यूज़ करते थे अपनी पोइट्री में। थर्ड आती है नॉलेज। नॉलेज देखिए, ये लोग जो थे बहुत ही नॉलेजेबल थे। नॉर्मली पोइट्स जो है, पोइट को फिलोसफी का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, और नॉर्मली वो अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर या आसपास के लोगों को देख के लिखते हैं। और साइंस और मैथमेटिक्स का उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है पोइट्स को, या फिर लिटरेचर के लोगों को। जैसे कि हमें साइंस और मैथ में उतनी दिलचस्पी भी नहीं होती है और उतना हमारे समझ में भी नहीं आता है। लेकिन ये जो लोग थे ये बहुत ही नॉलेजेबल थे, इनको साइंस की बहुत नॉलेज थी। ठीक है, इसीलिए सैमुअल जॉनसन ने कहा भी है कि मेटाफिजिकल्स वर मैन ऑफ लर्निंग
एंड टू शो दियर लर्निंग वाज दियर होल एफर्ट। ठीक है, तो ये लोग लर्निंग पे बिलीव करते थे और अपनी लर्निंग को ये लोगों को दिखाना भी चाहते थे। ठीक है, फोर्थ पे आता है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। देखिए टी.एस. एलियट ने एक ऐसे लिखा था मेटाफिजिकल पोइट्स इन 1921, जहाँ पे उन्होंने कहा था इन द मेटाफिजिकल द यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज परसीव्ड, इट मीन्स माइंड विद हार्ट, सोल विद बॉडी एंड इमोशंस विद एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट टाइम हमने यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है मेटाफिजिकल पोइट्री में देखी थी, समझी थी। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि द राइटर्स प्योर इमोशन शुड बी एक्सप्रेस्ड बाय हिम एंड दैट्स कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड राइटर शुड ट्राई टू अचीव दैट। फिफ्थ पे आता है हमारा अनकन्वेंशनलिटी। ठीक है, तो ये लोग जो थे वो बहुत ही अलग थे, ये ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, ये अपने जो पहले इनके पोइट्स आए थे उनको कॉपी नहीं कर रहे थे, इमिटेट नहीं कर रहे थे, तो इस केस में ये अनकन्वेंशनल थे। सिक्स जो इनके लिए बोला जाता है वो बोला जाता है कि दे यूज्ड आर्किक यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो उसमें ऐसा है कि जैसे चौसर ने एक ई लगाता था चौसर हर वर्ड के पीछे, वैसे ही इन्होंने भी राइम क्रिएट करने के लिए एक ई लगाना शुरू करा था अपने कुछ लेटर्स के पीछे। ठीक है, तो चौसर ने हर लेटर के पीछे ई वर्ड यूज़ करा था, इन्होंने कुछ लेटर के पीछे ए वर्ड यूज़ करा था। ठीक है, जॉन डन ने सेम स्टाइल कॉपी किया और लेटर ई को लगाया कुछ वर्ड के पीछे। ठीक है, बेन जॉनसन को ये जो स्टाइल है इनका ये पसंद नहीं आया था और उन्होंने कहा था दैट जॉन डन डिजर्व्ड हैंगिंग फॉर नॉट कीपिंग एक्सेंट। ठीक है, तो जॉन डन जो थे वो बेन जॉनसन जो थे वो बहुत ही नाराज थे उनके इस स्टाइल से। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे मेटाफिजिकल पोइट्री के। अब आगे हम इसके जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर जो हैं दोस्तों वो है जॉन डन, जिनका जन्म हुआ था 1572 में और जिनकी डेथ हो गई थी 1601 में। ठीक है, बेन जॉनसन डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज द फर्स्ट पोइट ऑफ द वर्ल्ड इन सम थिंग्स बट लाइकली टू पेरिश फॉर नॉट बीइंग अंडरस्टूड। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जॉन डन जो थे एक ऐसे राइटर थे जो कि बिल्कुल अलग थे और बेन जॉनसन ने, जैसे कि मैंने कहा कि इन लोगों को समझा नहीं गया उन टाइम पे। ठीक है, लेकिन बाद में लोगों ने जब इनको डिटेल में पढ़ा, साइंटिफिक एविडेंस से पढ़ा, तब लोग समझे कि ये बहुत लोग बात क्या करना चाहते थे। ठीक है, जॉन डन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, जॉन डन एक इंग्लिश पोइट थे और चर्च ऑफ इंग्लैंड में क्लर्क थे। ही इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट प्री एमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स। His works are noted for their strong sensual style and include sonnets, love poems, religious poems, Latin translations, epigrams, elegies, songs, satires and sermons। ठीक है, अब इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं उनको मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले है इनकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पोइम है द फ्ली विच वॉज पब्लिश्ड इन 1590s। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है, आपको जरूर पढ़नी है ये पोइम। सेकंड पोइम है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग विच वॉज पब्लिश्ड इन 1611। बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, आपको जरूर पढ़नी है ये। थर्ड पोइम है डेथ्स ड्यूल विच वॉज पब्लिश्ड इन 1631। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है, आपने जरूर पढ़नी है। फोर्थ पोइम है द गुड मोरो 1633। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत अच्छी पोइम है, ये आपको मज़ा आएगा पढ़ने पे, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड देन फिफ्थ पोइम है द कैनाइजेशन पब्लिश्ड इन 1633। बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, आपको पढ़नी ही पढ़नी है। सिक्स पोइम है डेथ वी नॉट प्राउड 1633। बिल्कुल पढ़नी है आपने ये पोइम भी। सेवन्थ पे आपकी आ जाएगी द सन राइजिंग 1633। इसको भी आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। एंड देन एट पोइम है एलिजी 19 ऑन हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है, इट इज़ अ लव पोइम। हियर द लवर्स आर टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही इज एक्सप्लेनिंग द बॉडी ऑफ द वुमेन। दिस एक्सप्लोरेशन is taken in a very colonizing way. The woman's body has been called the colony of this man and he praises her by calling her, "Oh my America, my newfound land, my kingdom safeliest when with one man manned." The work has been studied in a post-colonial way. ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। नाइन्थ में आपकी आ जाएगी Better My Heart 3% Gold, published in 1633। ये भी आपको जरूर पढ़ना है। 10 में आपका आ जाएगा नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लूसीज डे बिंग द शॉर्टेस्ट डे 1633। ये भी आपने पढ़नी है। द एक्सटेसी 1633, ये भी आपने पढ़नी है पोइम। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार 1633, इसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपको बता देता हूँ। अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग जो पोइम है, जो सेकंड में आपको मैंने बताई थी, हियर द लवर्स आर पार्टिंग देयर वेज। वो जुदा हो रहे हैं। द बॉय कन्विंसेस द गर्ल टू अवॉइड क्राइंग एंड बी हैप्पी। This the opening lines of this poems are as virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go,
In this, there's one more famous quotation in the same poem. If they be two, they are two, so as stiff twin compasses are two. ठीक है. और जो नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लूसीज डे बीइंग द शॉर्टेस्ट डे है, इसकी भी ओपनिंग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स द ईयर्स मिडनाइट एंड इट इज़ द डेज लूसीज हु स्कार्स 7 hours हरसेल्फ अनमास्क्स. तो ये कुछ पोइम्स है जो आपको पढ़नी है. इसके अलावा आप और भी पोइम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा राइटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है. तो इस राइटर को आप पढ़ सकते हैं. मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो डिटेल में बनेगी भी नहीं. इनके ऊपर अलग से पोइम हम बनाएंगे आने वाले टाइम में. ठीक है, इन पोइम्स के ऊपर अलग से वीडियोज़ हम बनाएंगे आने वाले टाइम में. नेक्स्ट हमारे जो ऑथर हैं वो है एंड्रयू मार्वेल, जिनका जन्म हुआ था 1621 में और डेथ हो गई थी 1678 में. ठीक है, इन्होंने फेमस वर्क लिखा है टू हिज कोए मिस्ट्रेस. देखिए, ये पोइम आपको बिल्कुल पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी, पूरी पोइम पढ़नी, बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है ये. इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नेट से. ठीक है, सो हेयर द वर्ड कोए मीन्स शाई. द ओपनिंग लाइन्स आर हैड वी वट वर्ड इनफ एंड टाइम दिस कोएनेस लेडी वर नो क्राइम. Two writers replied to this to his co-mistress A.D. Hope and Richard Noggin. The lady in A.D. Hope's poem talks about using the time to worship and pray, while Noggin's mistress starts abusing the boy. A.D. Hope is an Australian writer who has written a book of answers where he has answered many poetries. Next poem he has written is a Horatian ode upon Cromwell's return from Ireland. These poems deal with the philosophy of carpe diem, which means to seize the day as if it were your last day. ओके, तो थर्ड जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस लिस्ट में वो हैं जॉर्ज हर्बर्ट, जिनका जन्म हुआ था 1593 में और डेथ हो गई थी 1633 में. ठीक है, तो ये एक रिलीजियस राइटर हैं. इन्होंने एक फेमस पोइम कलेक्शन लिखी है टेम्पल 1633, जिसमें कि 150 पोइम्स हैं, कन्वेंशनल स्टाइल में लिखी गई हैं, वेयर ही टॉक्स फेस टू फेस विद गॉड. कॉलेज पोइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्सेशनल. इट हैज़ अ फेमस पोइम ईस्टर विंग्स which is an example of emblem poetry, arranging the lines in a structured way to create some images that appear to be wings. ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड्स को लिखा जाता है जिसमें कि वो विंग्स के रूप में दिखें. ठीक है, वो जो पोइम है. ठीक है, इसीलिए इस पोइम का नाम जो है वो ईस्टर विंग्स लिखा गया है, और ये एग्जाम्पल है एम्बलम पोइट्री की. नेक्स्ट फेमस पोइम है द चर्च पोर्च. इट इज़ द फर्स्ट पोइम इन द कलेक्शन. Some important poems in this collection are The Pilgrimage, The Pulley, sometimes appear as Rest or The Gifts of God, The Altar and Heaven. नेक्स्ट जो हमारे राइटर हैं वो है रिचर्ड क्रैशो. रिचर्ड क्रैशो का जन्म हुआ था 1612 में और इनकी डेथ हो गई थी 1649 में. ठीक है, ये भी एक रिलीजियस राइटर थे और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है विशेस टू हिज पोस्ट मिस्ट्रेस. ठीक है, सो देयर इज अ कोटेशन फॉर रिचर्ड क्रैशोज वर्क, नीदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोर द लीस्ट डिस्टिंग्विश्ड. ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थे और ज़्यादा डिस्टिंग्विश भी नहीं थे. ठीक है, बिल्कुल कम डिस्टिंग्विश भी नहीं थे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो पोइट हैं वो हैं अब्राहम काउले, जिनका जन्म हुआ था 1618 में और इनकी डेथ हो गई थी 1667 में. जब ये बच्चे थे, व्हेन ही वाज अ किड, ही वाज रीडिंग स्पेंसर्स फेरी क्वीन एंड गॉट इंस्पायर्ड. ओके, ही इज कॉल्ड द लास्ट ऑफ द मेटाफिजिकल्स. ही हैज़ यूज्ड पिंडारिक ओड्स, but his Pindaric odes were not the regular ones. He reintroduced Pindaric odes but in a different rhyming schemes. That's why Cowley's Pindaric odes are spelled with added K or the final K in the end. इन्होंने एक फेमस वर्क लिखा है पिरामिस एंड थिस्बी. He wrote this work when he was just 10 years old. जब 10 साल के थे मात्र तब उन्होंने पिरामिस एंड थिस्बी लिख दिया था. ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने लिखा है डेविडीज. He wrote it to his friend in a letter that what should I do so that people should know me after my death? So the quote is, what shall I do to be forever known and make the coming age my own? तो ये फेमस होना चाहते थे और फेमस ये हो भी गए बाद में. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट राइटर हैं वो है हेनरी बोन, जिनका जन्म हुआ था 1621 में और डेथ हो गई थी 1695 में. ही इज़ ए मेटाफिजिकल राइटर विद ए रोमांटिक स्पिरिट. ही इंस्पायर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ while George Hervert inspired him himself. He belongs to a particular tribe called Silure and he used the pseudonym Silurist to pay homage to his pride. There is a Bishop Trench who has proposed that as a divine, one may be inferior to Hervert, but as a poet he is certainly superior. ठीक है, अब इन्होंने कुछ पोइम लिखी हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए. बहुत ही मुश्किल नाम है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा. फर्स्ट है साइलेक्स
Scintillans 1650 and 1655. Second is Flores Solitudinis, published in 1654, and third is Thalia Rediveva, which was published in 1678. All are written in Latin and then translated into English. तो लास्ट हमारे मेटाफिजिकल पोइट्स हैं थॉमस कैरियो, जिनका जन्म हुआ था 1595 में और डेथ हो गई थी 1640 में. ही इज़ द लिंक बिटवीन जॉन डन एंड बेन जॉनसन, half metaphysical, half classical. He has written elegy on the death of Dr. John Donne. He has also celebrated Ben Jonson in his poetry on Ben Jonson. And then he has also written a lyric called Ask Me No More. It is a love song. तो दोस्तों यहीं पे हमारी जो वीडियो थी द मेटाफिजिकल पोइट्स पे वो यहीं पे खत्म होती है. आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है मेटाफिजिकल पोइट्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए. नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे.